गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल तक की लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी YDS यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, यानी कि YDSE। इसे हम कहेंगे यंग का ड्यूस्लिट प्रयोग पढ़ेंगे। ये यंग थॉमस नामक कोई वैज्ञानिक था। इस यंग थॉमस नामक वैज्ञानिक ने व्यतिकरण को यंग द्विस्लिट प्रयोग से बताया और उसने भी ये कहा कि जो प्रकाश होता है वो वेव नेचर का होता है, यह तरंग प्रकृति का होता है। इसमें हमने जो वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू कैसे निकाली थी, देखो हमने क्या निकाला था, यंग का द्विस्लिट या यंग द्विस्लिट प्रयोग। इसे हमने Y कह दिया, इसे डबल कह दिया, इसे स्लिट कह दिया, इसे एक्सपेरिमेंट कह दिया, E कह दिया। तो इसको पूरे हमने क्या कह दिया, YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हमने इसमें क्या लिया था कि एक डबल स्लिट पर्दा लिया था और यहां से हमने क्या लिया था, इसको ये दो स्लिट ले ली S1 और S2। इन दोनों स्लिटों के जो मध्य की न्यूनतम डिस्टेंस थी, दूरी थी, वो क्या मानी थी हमने, स्मॉल d मानी थी। ठीक है, यहां से कुछ दूरी पर हमने पर्दा लिया और इस पर हमने क्या रख दिया, इस केंद्र बिंदु को हमने क्या मान लिया, O मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया, O मान लिया। और यहां से हमने माना कि बिंदु P पर हमें फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। फ्रिंजें क्या कहा था, हमने कहा था कि पर्दे पर जो क्रमागत चमकीली और काली पट्टिकाएं जो प्राप्त होती हैं, उन क्रमागत चमकीली और काली पट्टिकाओं को हमने क्या कहा था, फ्रिंज कहा था। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया कि इस S1 से इस P बिंदु के मध्य दूरी मान ली मैंने x मान ली कि कोई वेव है, तरंग है। हमेशा ध्यान रखना कि जो वेव होगी वो वेव हमेशा इस स्थिति में क्या करती है, गमन करती है। इस स्थिति में क्या करती है, गमन करती है, यानी कि इसका यहां से इस सामान्य अवस्था से मैक्सिमम विस्थापन क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयाम। लेकिन इसकी तरंग दैर्घ्य, हमने कहा था रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था हमने कि इसकी जो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के मध्य होती है। मतलब नैनोमीटर जब इसको सॉल्व करते हैं तो n इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁹ होता है। और 10⁻⁹ देखें तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बहुत ही कम होती है। इस कारण से हमें ये जो जिगजैग पोजीशन होती है, ये वेव जो मूव करती हुई जाती है, ये मूव वेव हमें दिखाई स्पष्ट नहीं देती। एक्चुअल में होती क्या है, ये तरंग ही होती है। ठीक है, यहां से हम देखें कि ये कहें कि ये S1 बिंदु से या S1 स्लिट से क्या होगी, x दूरी तय करती है। और ये जो S1 स्लिट है, इस S1 स्लिट से भी ये अति संकीर्ण स्लिट होती है। इसी कारण होती है क्योंकि यदि हम इसको बड़ा स्लिट लेंगे तो बड़े स्लिट के लिए जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होगी, लैम्बडा होगी, वो लैम्बडा का मान हमें क्या चाहिए, अधिक प्राप्त होना चाहिए। जबकि हमारे पास में जो लैम्बडा होता है, रे का जो लाइट का जो लैम्बडा होता है वो कितना होता है, अति सूक्ष्म होता है, 10⁻⁹ की कोटि में होता है। ठीक है, उसी तरीके से मैंने यहां से दूसरा तो जो S2 स्लिट है वहां से बिंदु P पर क्या करवाया, आपतित करवाया। ठीक है, और इस पर मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया और नाम दे दिया, इसको मैंने थीटा नाम दे दिया। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, थीटा। ठीक है, यहां से ये मान के चलो कि ये क्या है, x2 है। इसको x1 मान लो, इसको क्या मान लो, x2 मान लो।
तो ये x2 और x1 दोनों के जो पथ हैं, जैसे मान लो क्या s1p इक्वल है s2p के इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है। मतलब ये हुआ कि x1 नॉट इक्वल टू x2, यही होगा। यानी कि x1 जो डिस्टेंस है ये पथ की लंबाई है, ये भी क्या है? पथ की लंबाई है। ये दोनों पथों की जो लंबाइयां हैं, ये दोनों पथों की लंबाइयां क्या हैं? बराबर नहीं है। तो हमने क्या किया, इस बिंदु S1 से इस पर मैंने एक लंब डाल दिया। क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। ये थीटा हो गया और ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसे मैंने ए नाम दे दिया। इसे मैंने क्या नाम दे दिया? ए। अब क्या हो गया भाई? S1p इक्वल टू S2p हो गया, सॉरी S1p इक्वल टू AP। भाई S1p और AP दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। जब S1p और AP दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये S1px है तो AP भी कितना होगा? x ही होगा। भाई दोनों की डिस्टेंस क्या हो गए? बराबर होंगे। जब दोनों की डिस्टेंस बराबर हो गई तो यहां से यदि मैं S2 को भूल जाऊं, थोड़ी देर विलुप्त मान के चलो इसको ऐसे, तो AP और S1p इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस होगा, पथांतर होगा, वो शून्य होगा कि नहीं होगा? मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो दोनों में जो पथांतर होगा वो कितना होगा? 0 होगा। बात ये आती है S2p के मान निकाले। अब S2p का मान कैसे निकाल सकते हैं अपन? S2p इक्वल टू, देखो ये S2p है, S2p को मैं लिख सकता हूं क्या कि S2a प्लस AP। क्या हो गया? S2a प्लस AP। अब AP बराबर हमने क्या पढ़ रखा है? SP पढ़ रखा है। तो क्या हो गया? S2p इक्वल टू S2a प्लस S1p। जब हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे? इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, मतलब पक्षांतरण कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये इसमें से बाकी होगा, घटेगा, तो क्या निकलेगा? पाथ डिफरेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्लियर? ये हमने कल पढ़ लिया था। इसी को आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे इसमें आज कि बिंदु P है जिसको हमने माना यहां से। तो क्या हुआ? पहली जो तरंग है, जैसे मान लो ये x प्लस डेल एक्स, और डेल एक्स क्या है? इसका पाथ डिफरेंस है, पथांतर है। जहां डेल एक्स क्या है? पथांतर है, ठीक है। और ये क्या है? पाथ लंबाई है, पथ दूरी है। तो जो S1p है ये S1p, और एक बड़ी बात ये है कि दोनों जो तरंग S1p और S2p है ये समान कोणीय वेग, या ऐसे कहें समान चाल से, क्या कोणीय चाल से क्या करेंगे? गतिशील होंगे। तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लो पहला हमने बनाया था y1 इक्वल टू a1 साइन kx माइनस ओमेगा इंटू टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाए थे। उसी के अकॉर्डिंग हमने y2 इक्वल टू a2 साइन के एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ओमेगा इंटू टी, इसको मैंने हल किया था। y2 बराबर a2 साइन के एक्स प्लस के डेल एक्स माइनस ओमेगा इंटू टी। अब मैंने इसको सॉल्व करके ऐसे लिखा था भाई y2 बराबर a2 साइन मल्टीप्लाई के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के इंटू डेल एक्स। इसको मैंने क्या दिया था? समीकरण नंबर 2 दिया था। इसको मैंने क्या दिया? समीकरण नंबर 2। या इसमें ऐसे भी कहा था हमने कि यहां पर, यहां के डेल एक्स बराबर क्या है? कलांतर है। यानी कि फाई बराबर क्या है? के इंटू डेल एक्स है, और डेल एक्स क्या है? पथांतर है। डेल एक्स क्या है? पथांतर। तो हमने के एक तरंग संख्या है, और तरंग संख्या का मान क्या होता है? के बराबर क्या होता है? तरंग संख्या होती है, और के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा होता है।
वैल्यू पुट कर दिया मैंने यहां पर, फाइव बराबर क्या हो गया 2 पाई अपॉन लैम्बडा मल्टीप्लाई डेल एक्स। ठीक है, यहां से ये तो क्या हो गया, इसमें कलांतर हो गया, ये क्या हो गया पथांतर हो गया। यदि इस पॉइंट से हमें कोई ऐसा कहे कि रिलेशन बिटवीन टू फेज डिफरेंट एंड पाथ डिफरेंट, रिलेशन बिटवीन टू फेज डिफरेंट एंड पाथ डिफरेंट, तो हम इसमें रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। देखो समीकरण नंबर 2 तक है, इस 2 से मैं आगे लिखूंगा। यहां लिखेंगे कलांतर व पथांतर में संबंध क्या आएगा। देखो कलांतर को मैं फाई भी कह सकता हूं और डेल फाई भी कह सकता हूं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये डेल फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू डेल एक्स। ठीक है, तो क्या हो गया डेल फाई अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई डेल एक्स अपॉन लैम्बडा। और ये जो रिलेशन प्राप्त होता है इसे हम क्या कहते हैं, कलांतर और पथांतर में संबंध कहते हैं। इसे हमने क्या कह दिया, कलांतर और पथांतर में संबंध कह दिया। ठीक है, ये पॉइंट हमने कल नहीं पढ़ा था, ये पॉइंट हमने इन दोनों बिंदु से निकाला आज, और ये देखा कि ये कलांतर, ये क्या है पथांतर है। इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो इसका एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो बिंदु हैं, इस बिंदु P पर दो पथ आते हैं, एक S1 से दूसरा है S2 से, दूसरा कितना है S2 से। तो एक के तरंग यहां से यहां तक आ रही है, दूसरी तरंग यहां से यहां आ रही है। जब ये S1 और P होता है तो S1 P की दूरी कितनी है 3 लैम्बडा है, और इसकी कितनी 2 लैम्बडा है। कितनी है 2 लैम्बडा। दोनों तरंगों के आपको पथ दे दिए, एक का 3 लैम्बडा दे दिया, दूसरे का 2 लैम्बडा दे दिया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये पूछे इसमें कि इन दोनों तरंगों के मध्य कलांतर कितना होगा। पहला ऑप्शन कितना होगा 2 पाई, दूसरा ऑप्शन पाई, तीसरा ऑप्शन π/4 और चौथा ऑप्शन होगा 0। हमें इस कलांतर का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब कलांतर का मान ज्ञात करना होता है तो हमें कलांतर और पथांतर में संबंध का उपयोग करना होता है। क्या है, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में कलांतर व पथांतर में संबंध से। अब इस कलांतर और पथांतर में संबंध से हम कैसे निकालेंगे, देखो डेल फाई इक्वल टू 2 पाई, इसमें डिवाइडेशन है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो गया डेल एक्स अपॉन लैम्बडा इंटू 2 पाई। अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है डेल एक्स की, और डेल एक्स का मान हम कैसे निकालेंगे, देखो इसमें डेल एक्स का मान निकालेंगे, डेल एक्स बराबर S1P माइनस S2P। क्या हो गया S1P माइनस S2P, तो डेल एक्स इक्वल टू 3 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा, तो डेल एक्स इक्वल टू लैम्बडा। यानी कि जो पथांतर आया हमारे पास में, पाथ डिफरेंट आया, वो पाथ डिफरेंट कितना आया हमारे पास में लैम्बडा। अब लैम्बडा किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे आगे, अतः डेल फाई इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, फेज डिफरेंट निकालना है। और फेज डिफरेंट कैसे निकालेंगे, देखो फेज डिफरेंट इक्वल टू पाथ डिफरेंट डिवाइड बाय लैम्बडा इंटू 2 पाई। तो पाथ डिफरेंट का मान कितना है, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इंटू 2 पाई। लैम्बडा से लैम्बडा क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया डेल फाई इक्वल टू 2 पाई। यानी कि उन दोनों तरंगों के मध्य जो कलांतर होगा वो कितना होगा 2 पाई होगा। ठीक इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं कि दो तरंगें हैं, अध्यारोपित हो रही हैं, और दोनों के मध्य कलांतर दे दें और पथांतर का मान पूछे तो कितना होगा, पथांतर का मान पूछे तो कितना होगा। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इसी में एक और,
क्या क्वेश्चन करवा रहा हूं, वही बिंदु पी लिया मैंने, ये S1 हो गया, ये क्या हो गया S2 हो गया, ठीक है। इन दोनों के मध्य फाई है, डेल फाई का मान दे दिया इसने पाई बाई 4 नाम दे दिया। कितना नाम दे दिया? पाई बाई 4। यानी कि दो तरंगे हमारे पास में अध्यारोपित होती हैं, व्यतिकरण होता है उनका, अध्यारोपित होती है, अतिव्यापन होती हैं और एक मूल तरंग निकलती हैं। या ऐसे कहें कि दो तरंगे S1 और S2 बिंदु से बिंदु P पर क्या होती हैं? अध्यारोपित होती हैं और दोनों तरंगों के मध्य का जो कलांतर है वो कितना है? पाई बाई 4 है। इससे इन तरंगों के मध्य जो पथांतर होगा वो कितना होगा? पहला पॉइंट, हमें पथांतर का जब भी मान पूछे तो हम इसमें लिखेंगे कलांतर और पथांतर के मध्य संबंध से। अब कलांतर और पथांतर के मध्य संबंध से कैसे निकालेंगे? डेल फाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू डेल एक्स अपॉन लैम्डा। हमें किसका मान चाहिए? पथांतर का मान चाहिए। तो क्या हो गया? डेल एक्स इक्वल टू डेल फाई अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई लैम्डा, मल्टीप्लाई लैम्डा। डेल फाई का मान किस समय दिया? पाई बाई 4, वैल्यू पुट कर दो। तो डेल एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो डेल एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 8 इंटू लैम्डा। तो डेल एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 8, यानी कि उन दोनों में जो पथांतर होगा वो कितना होगा? लैम्डा बाई 8 के बराबर होगा। क्लियर? उसके आगे हमने कल की क्लास में ये पढ़ा था कि जो हमारे पास में अध्यारोपण के सिद्धांत से जो परिणामी तरंग का जो विस्थापन समीकरण था, उस विस्थापन समीकरण में हमने पढ़ा था भाई y बराबर y1 प्लस y2, ये पढ़ा था। इसमें ये होता है कि दोनों तरंगे एक ही दिशा में अध्यारोपित होती हैं, जिसमें इनके आयाम और इनके कलांतर हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। इंसिडेंट यानी कि इसकी तीव्रता भी हम ज्ञात करते हैं। तो हमने दो समीकरण लिए थे। पहला हो गया था y1 बराबर a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1 दिया था, और y2 बराबर हमने लिया था a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, और फाई क्या है? कलांतर है। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 लिया था, ठीक है। इसको हमने अध्यारोपण के सिद्धांत से निकाला था। अध्यारोपण के सिद्धांत से y बराबर क्या हो गया? y1 प्लस y2। ये वेक्टर फॉर्म में भी आ सकता है, और वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? y वेक्टर इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर होगा, ठीक है। तो क्या बन गया? y बराबर a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको हम खोलेंगे साइन a प्लस बी से खोलेंगे, तो क्या आया था हमारे पास में? साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। तो क्या बन गया? y इक्वल टू a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 मल्टीप्लाई साइन kx माइनस ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस kx माइनस ओमेगा टी साइन 5। अब इस a2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? y2 बराबर a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 कॉस kx माइनस ओमेगा टी साइन 5। ये हमने लिया था। हमने इसमें दो पद लिए थे, दोनों पदों में क्या कॉमन लिया था? साइन kx माइनस ओमेगा टी कॉमन लिया था। तो क्या हुआ था? y बराबर a1 प्लस a2 कॉस 5 मल्टीप्लाई
साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, फिर प्लस A2 साइन फाई कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहां तक हमने कल पढ़ा था। इसके आगे ये पढ़ा था कि A1 प्लस A2 कॉस फाई बराबर A कॉस एल्फा, समीकरण नंबर 3, और A2 साइन एल फाई बराबर A साइन एल्फा, समीकरण नंबर 4 मानने पर। ये क्या था? अब हमारे जो काम आएंगे, कल तक इसको तो हमने आगे हल कर लिया था, हमारे जो काम आएंगे कौन से आएंगे? समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4 काम आएंगे। अब यहां से इसको मैं आगे हल करूं तो हमने ये पढ़ा था भाई y बराबर A साइन A कॉस एल्फा इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, फिर प्लस A साइन एल्फा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इस दोनों में एक कॉमन ले लिया था और क्या क्या था? साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा दिया था। तो y बराबर a मल्टीप्लाई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस एल्फा। यहां तक कल हमने कहा था और ये कहा था कि ये जो समीकरण है, ये जो परिणामी तरंग हमें प्राप्त होती है, उस तरंग का क्या है? विस्थापन समीकरण कहलाता है। जहां यहां लिखेंगे यही परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण है, जहां एक परिणामी तरंग का आयाम है और अल्फा परिणामी तरंग का कलांतर कहलाता है। अल्फा तो क्या कहलाता है? परिणामी तरंग का कलांतर, और ए क्या कहलाता है? परिणामी तरंग का आयाम कहलाता है। अब यहां से हम निकालेंगे पहला पॉइंट, परिणामी तरंग का आयाम, मतलब कैपिटल ए का मान निकालेंगे। और इस कैपिटल ए का मान कैसे निकाल सकते हैं? आयाम कहते किसे हैं? जैसे हमारे पास में क्या हो गई? ये तरंग हो गई, ये तरंग हो रही है, आगे की ओर बढ़ रही है ऐसे। इस तरंग में आप देखो कि ये सामान्य अवस्था है। इस सामान्य अवस्था से कण का अधिकतम जो विस्थापन होता है, इसे हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। ये दोनों दिशाओं में हो सकता है, ऊपर प्लस एक्स वाई दिशा में, माइनस वाई दिशा में। मतलब जो सरंग और ग्रत होते हैं, ये सरंग और क्या हो गया? ग्रत हो गया। जो सरंग और ग्रत का जो सरंग और गर्त की स्थिति में कण का जो अधिकतम विस्थापन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम। तो यहां से हम आयाम का मान निकालें तो कैसे निकालेंगे? समीकरण 3 व 4 को वर्ग करके जोड़ने पर क्या हो जाएगा? समीकरण 3 और 4 को वर्ग करके जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बराबर A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल ट्वाइस प्लस A2 साइन फाई, यानी कि A2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। ये क्या हो गया? A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर, इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया मैंने। क्या हो गया? A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो क्या बन गया? A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई
प्लस A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब A2 के पदों को हम क्या कर दिए, एक जगह कर दिए, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस फाइव प्लस A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। यही आएगा। यहां से हम इसके जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा ये, देखो एक सरसमी का होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया और साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर फाइव क्या हो गया, 1 हो गया। तो ए बराबर ए स्क्वायर इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। तो क्या बन गया, A2 का ए स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। और यही क्या कहलाता है, जो हमारे पास में परिणामी तरंग प्राप्त होती है उस परिणामी तरंग का परिणामी आयाम कहलाता है। ठीक है, यहां से आगे हम निकालेंगे दूसरा पॉइंट, परिणामी तरंग का कलांतर। अब परिणामी तरंग का कलांतर कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे परिणामी तरंग का कलांतर, यानी कि अल्फा का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या था भाई, A1 प्लस A2 कॉस फाइव बराबर हमने माना था A कॉस अल्फा, समीकरण नंबर 3 था, और A2 कॉस साइन A2 साइन फाइव इक्वल टू A साइन अल्फा, समीकरण नंबर 4 माना था। तो समीकरण 4 में समीकरण नंबर 3 का क्या कर दें, डिवाइड कर दें। लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर क्या होगा, समीकरण 4 बाय डिवाइड बाय समीकरण नंबर 3। तो क्या बन गया, A साइन अल्फा अपॉन A कॉस अल्फा बराबर A2 साइन फाइव बटे A1 प्लस A2 कॉस फाइव। ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास में, साइन अपॉन कोस क्या बन गया, 10। तो क्या हो गया, 10 अल्फा बराबर A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइव। ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका कलांतर आ गया, फेज डिफरेंट आ गया। अब इस फेज एंगल का जो मान निकालेंगे कैसे निकालेंगे, फेज एंगल क्या हो गया, अल्फा बराबर tan इनवर्स A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइव। ये वैल्यू किसकी हो गई, फेज एंगल डिफरेंस की वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने कल पढ़ा था परिणामी तरंग की तीव्रता। हमने पढ़ी थी परिणामी तरंग की तीव्रता, और परिणामी तरंग की तीव्रता उन्होंने ये कहा था कि जो तीव्रता होती है ये सबसे मोस्ट पॉइंट होता है। ये मान के चलो आप, मोस्ट पॉइंट क्यों होता है कि जब भी आगे इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे तो इस तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। चमकीली फ्रिंज होंगी मतलब तीव्रता अधिकतम होगी, विस्थापन अधिकतम होगा।
काली फ्रिंज होंगी मतलब तीव्रता न्यूनतम होगी, विस्थापन न्यूनतम होगा। तो हम किसके बारे में पढ़ते चलेंगे? तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला इसमें हमने ये कहा था कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या होती है? आयाम के वर्ग के समानुपाती। तो I बराबर मैंने K इंटू ए स्क्वायर, के जहां K एक समानुपाती नियतांक है। K लिया था और K को हमने क्या माना था? एक नियतांक माना था। तो इसको हल करेंगे तो कैसे आएगा ये? I बराबर K मल्टीप्लाई A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई। यही पढ़ा था हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। I बराबर K A1 का स्क्वायर प्लस K A2 का स्क्वायर प्लस 2K A1 K A2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, और K A1 गुणा A2 लिख सकते हैं, इंटू कॉस फाइव। ठीक है। अब देखो K A1 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? I1, और K A2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? I2। तो K A1 बराबर क्या होगा? अंडर रूट I1 होगा, नहीं होगा? और K A2 बराबर क्या होगा? अंडर रूट I2। तो क्या बन गया? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 गुणा अंडर रूट I2 इंटू कॉस फाइव। ये हमने क्या पढ़ा था? इसकी तीव्रता के बारे में पढ़ा था। अब यहां से हम ये देख सकते हैं कि यदि तीव्रता दोनों की क्या हो? बराबर हो। तीव्रता क्या हो? दोनों की बराबर हो। तो क्या होगा भाई? I1 बराबर I2 बराबर क्या हो? I0 हो। तो हम ये क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे। यहां तक कुछ पढ़ा था हमने कल, यहां तक। इससे आगे हम पढ़ेंगे। कल एक कमेंट्स में क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन क्या था? चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 था। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अभिसारी लेंस है, उस लेंस का जो ग्लास है, उस ग्लास का अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है। क्वेश्चन था एक अभिसारी, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, किसका? चैप्टर नंबर 11 का है। ठीक है। चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 9 है। आंकिक क्वेश्चन का मान है ये। आंकिक क्वेश्चन नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 11 का है। एक अभिसारी लेंस, एक अभिसारी लेंस, यहां से लिखिए कास्ट लेंस, जिसका म्यू ऑफ जी इक्वल टू दे रखा है 1.5 की शक्ति प्लस 5 डायोप्टर है। कि शक्ति कितनी है? प्लस 5 डायोप्टर है। अब इसमें जब 5 डायोप्टर है तो यहां से मैं आपको ये कह सकता हूं क्या? चलो बाद में बताऊंगा इसको। 5 डायोप्टर शक्ति दे दी। अब ये कह रहा है यदि इसे म्यू ऑफ आई द्रव में डुबोया जाए तो यह अभिसारी लेंस की तरह कार्य तो लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। व्यवहार करने
लगता है, जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है, तो म्यू ऑफ आई का मान होगा, म्यू ऑफ आई का मान कितना होगा। देखो भाई, जब भी आपके पास में एक ऐसा क्वेश्चन आए, भाई एक अभिसारी लेंस लिया इसने, सॉरी अभिसारी की तरह कार्य नहीं करता, अपसारी की तरह करता है, अपसारी की तरह, ठीक है। ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अभिसारी कांच लेंस लिया जिसका अपवर्तन कितना है 1.5 है, इसकी शक्ति जो है कितनी है 5 डायोप्टर है। यदि इसे म्यू ऑफ आई द्रव में डुबा दिया जाए तो यह अपसारी लेंस की तरह कार्य करने लगता है, व्यवहार करने लगता है, जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है, तो म्यू ऑफ आई का वैल्यू कितना होगा। देखो भाई, पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है सॉल्व में लिखेंगे, दिया है क्या, दिया है P बराबर दिया है 5 डायोप्टर दिया है, P बराबर कितना दिया हमें 5 डायोप्टर दिया है, तो कितना हो गया, जो P बराबर ने पढ़ रखा है 1/f पढ़ रखा है, तो क्या हो गया F बराबर 1/p, तो F का मान आ गया 0.2 मीटर। जब ये 0.2 मीटर है तो F का वैल्यू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा, यही होगा। फिर कह रहा है म्यू ऑफ जी, म्यू ऑफ जी का मान दिया इसने 1.5, और पूछ क्या रहा है, जिस लेंस को डुबाया जाता है, किसमें द्रव में डुबाया जाता है, म्यू ऑफ आई के द्रव में डुबाया जाता है, तो वह अपसारी की लेंस की भांति क्या करने जाता है, व्यवहार करने लगता है। तो यहां लिखेंगे अपन लेंस मेकर सूत्र से क्या हो गया 1/f बराबर म्यू ऑफ एयर इंटू जी -1 मल्टीप्लाई 1/r1 -1/r2, ठीक है। यहां से जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, 1/f, और f का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 20, कितना दिया हुआ है 20, तो 1/20 इक्वल टू 1.5 -1/1 मल्टीप्लाई 1/r1 -1/r2। इसका वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ तो हम इसके वैल्यू क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। क्या हो गया 1/20 बराबर 1.5 में से 1 चला गया तो कितना बचा 0.5 मल्टीप्लाई 1/r1 -1/r2। ये गुणा में इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो क्या हो गया 1/r1 -1/r2 मल्टीप्लाई कितना होगा रे, भाग होगा तो 1/20 से गुणा हो जाएगा, तो 20 से गुणा होगा तो क्या बन गया ये 1/10, समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण कितना हो गया 1। यहां से हम इसको क्या कर रहे हैं कि इस लेंस को म्यू ऑफ आई द्रव में क्या करिए जा रहा है, डुबाया जा रहा है। यहां लिखेंगे जब लेंस को म्यू ऑफ आई द्रव में डुबोया जाता है तो वह अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो क्या हो गया, अतः 1/f डैश, या f ले लेंगे,
किसका है, अपसारिका है, यहां पर लगा देंगे अपसारी के लिए, बराबर किस में डुबा रहे हैं, म्यू ऑफ आई में। तो क्या हो गया इसका, जब म्यू ऑफ आई द्रव में डुबा रहे हैं तो इसका जो मान होगा वो म्यू ऑफ जी अपॉन म्यू ऑफ आई होगा कि नहीं होगा। इसका मान कितना होगा, म्यू ऑफ जी अपॉन म्यू ऑफ आई, 1 अपॉन एफ म्यू ऑफ जी अपॉन म्यू ऑफ आई माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसका मान हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर और कौन सा है, अपसारी है, तो वैल्यू कैसे आएगी, चिन्ह परिपाटी से नेगेटिव 1 अपॉन माइनस का 100 म्यू ऑफ जी अपॉन म्यू ऑफ आई माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 का मान कितना रखेंगे, 1 अपॉन 10, 1/10 रख दिया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे होगा, देखो भाई, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये 1/10 गुणा में इधर क्या हो जाएगा, भाग में, तो क्या बन गया, माइनस 1/10 बराबर 1.5 बटे म्यू ऑफ आई माइनस 1। भाई माइनस 1/10 है और ये क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया, तो इसको हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो क्या हो गया, 1 माइनस 1/10 बराबर 1.5 अपॉन म्यू ऑफ आई। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो गया, 9/10 बराबर 1.5 बटे म्यू ऑफ आई। तो हल करने पर कितना हो गया, म्यू ऑफ आई इक्वल टू 150 बटे 9, 150 बटे 9 हो गया। तो जब इसको डिवाइडेशन करेंगे, 150 में 9 का डिवाइडेशन करेंगे तो 150 को या तो हल कर लेंगे, बस 3 से 5 × 15 और 3 × 9, 50 बटे 3 आ गया। जब इसका वैल्यू आएगा हमारे पास में, सॉरी 150 थोड़ी आएगा, 15 ही आएगा केवल, 5 बटे 3 आ गया। और 5 बटे 3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो म्यू ऑफ आई इक्वल टू कितना आएगा, 1.67 के लगभग आएगा। यानी कि उस द्रव का जो अपवर्तनांक होगा उसका मान 1.67 के लगभग होगा। कितना होगा, 1.67 के लगभग होगा। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए अधिकतम आयाम का मान कितना होता है, अधिकतम तीव्रता का मान कितना होता है। समपोषी व्यतिकरण के लिए अधिकतम तीव्रता और समपोषी व्यतिकरण के लिए तीव्रता और आयाम का मान कितना होता है, और विनाशी व्यतिकरण की तीव्रता और आयाम का मान कितना होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें फ्रिंज चौड़ाई पढ़ेंगे। और फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, 2 क्रमागत काली या 2 क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।